अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मेटाबॉलिज्म। इस नोट्स के थ्रू हम मेटाबॉलिज्म के डिफरेंट जो भी पॉसिबल सिनेरियोज हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है उसके कितने पाथवेज हमारे पास पॉसिबल होते हैं। तो हमारे पास मेटाबॉलिज्म जो है उसके दो जनरल पाथवेज हैं जो कि पॉसिबल हैं। नंबर वन हमारे पास है फेज वन जो कि फंक्शनलाइजेशन है, और फेज टू हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेशन है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जर्नल पाथवेज कितने हैं, दो हैं। फेज वन कौन सा है, फंक्शनलाइजेशन, और फेज टू कौन सा है, कॉन्जुगेशन। इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि फेज वन में हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होते हैं, रिडक्टिव रिएक्शंस होते हैं, और इसके अलावा हाइड्रोलाइटिक बायो ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। हम ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव रिएक्शंस जो है उन्हें इन डिटेल भी पढ़ेंगे। अच्छा, अब हमारे पास ये जो फेज वन रिएक्शन होते हैं इसका पर्पस क्या होता है। इसका पर्पस हमारे पास ये होता है कि जो फेज वन रिएक्शन होते हैं वो बेसिकली क्या करवाते हैं, वो बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी भी फंक्शनल पोलर ग्रुप को इनटू द जीनोबायोटिक मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस अ मोर वाटर सोल्यूबल कंपाउंड। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी जीनोबायोटिक मॉलिक्यूल है, अब जीनोबायोटिक मॉलिक्यूल का ये मतलब भी हो सकता है कि कोई भी ड्रग है जो कि हमने ली है, अब वो ड्रग हमारी बॉडी में जाने के बाद मोर वाटर सोल्यूबल कैसे होगी ताकि वो हमारी बॉडी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाए, अपना फंक्शन प्रोड्यूस कर पाए। तो उसे वाटर सोल्यूबल करने के लिए कोई भी फंक्शनल ग्रुप जब हमारी बॉडी में आई भी उस ड्रग या उस जीनोबायोटिक मॉलिक्यूल में ऐड होता है, तो उस फंक्शनल पोलर ग्रुप को ऐड करवाने में जो मेटाबॉलिज्म का पाथवे यूज होता है उसे हम कहते हैं फेज वन पाथवे या फंक्शनलाइजेशन पाथवे। क्योंकि इसका मेन पर्पस क्या है कि वो जो जीनोबायोटिक मॉलिक्यूल है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। केमिकल दैट डज नॉट नॉर्मली एग्जिस्ट इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि हमारी ह्यूमन बॉडी में जो नॉर्मली केमिकल्स मौजूद नहीं होते और जो कि हमने लिए हैं एक्सटर्नली, उन्हें अब ओरली या फिर किसी भी तरीके से हमने अपनी बॉडी में उसे लिया है, तो वो जीनोबायोटिक्स हैं। अब नॉर्मली वो हमारी बॉडी में मौजूद नहीं थे और वो आउटसाइड वर्ल्ड से हमारी बॉडी में आए हैं, जैसे कि कोई ड्रग है, जैसा भी मैंने बताया। तो उस ड्रग में कोई भी फंक्शनल पोलर ग्रुप ऐड होता है तो वो फेज वन के थ्रू ऐड होता है। अच्छा, अब ये डायरेक्ट इंट्रोडक्शन भी हो सकता है फंक्शनल ग्रुप का, यानी कि एरोमेटिक या फिर एलिफेटिक हाइड्रोक्साइल हाइड्रोक्सिलेशन हो सकती है। अभी एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन क्या होती है या फिर एलिफेटिक हाइड्रोक्सिलेशन क्या होती है, ये हम ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस में आगे पढ़ेंगे। तो या तो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करवा देंगे हम फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, या फिर हम मॉडिफाई करेंगे एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटीज को। यानी अब यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गई ऑफ कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स टू एल्कोहल्स। कीटोन और एल्डिहाइड किस में हमारे पास रिड्यूस होते हैं, एल्कोहल में होते हैं। या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल टू एसिड्स, या अगर एल्कोहल है और उसे हमने ऑक्सीडाइज करवा दिया तो वो कीटोन या एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो या तो हम ये करेंगे कि सिंपल से एलिफेटिक चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देंगे या एरोमेटिक चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देंगे, या तो हम ये करेंगे कि हम कीटोन या एल्डिहाइड की रिडक्शन करवा के उसे अल्कोहल में कन्वर्ट करवाएंगे, या फिर अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवा के उसे कीटोन या एल्डिहाइड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करवाएंगे। तो ये सब हमारे पास फेज वन में होता है। अच्छा, अब फेज वन रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हाइड्रोफिलिक या फिर बहुत ज्यादा इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स नहीं प्रोड्यूस करता है जीनोबायोटिक मॉलिक्यूल्स के। लेकिन होता क्या है कि जब फेज वन के जरिए हमारे पास हाइड्रोफिल फेज वन के जरिए हमारे पास जो जीनोबायोटिक मॉलिक्यूल है यानी कि जो ड्रग है वो इतनी हाइड्रोफिलिक हो जाती है या वो इतनी इनएक्टिव हो जाती है कि फिर वो फेज टू रिएक्शन के अंडर वो जा सकती है, और फिर जाने के बाद क्या हो सकता है कि वो और फर्दर हाइड्रोफिलिक हो सकती है। अच्छा, अब इसका मकसद क्या है ये बताने का, इसका मकसद ये है कि जो रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये आ सकता है कि भाई अगर हाइड्रोफिलिक इतनी ज्यादा नहीं, मतलब सफिशिएंटली हाइड्रोफिलिक नहीं हो सकता कोई भी जीनोबायोटिक मॉलिक्यूल फेज वन रिएक्शन में, तो फेज वन रिएक्शन की जरूरत या अहमियत क्या है। तो उनकी जरूरत या अहमियत ये है कि हालांकि वो सफिशिएंटली नहीं मेटाबोलाइट को हाइड्रोफिलिक या इनएक्टिव कर पा रहे, लेकिन क्या रहा है कि वो जनरली क्या करते हैं, एक ऐसा
फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड कर देते हैं या एक ऐसा हैंडल प्रोवाइड कर देते हैं जिसकी मदद से हमारे पास वो जो मेटाबोलाइट है वो फेज 2 रिएक्शन में जा सकता है। यानी अगर फेज 1 रिएक्शन ना हो तो वो जो ड्रग है या वो जीनोबायोटिक मॉलिक्यूल है वो फेज 2 रिएक्शंस के अंडरगो भी नहीं जा पाएगा। अच्छा, फेज 2 रिएक्शंस क्या होते हैं? फेज 2 रिएक्शंस जो है वो क्या होते हैं, उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस ये होता है कि वो बहुत छोटे पोलर और आयोनिजेबल एंडोजेनियस कंपाउंड्स को क्या करते हैं, जीनोबायोटिक जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उससे अटैच करते हैं। अच्छा, अब इसमें फेज 2 में हमारे पास ग्लूकुरोनिक एसिड है, सल्फेट है, ग्लाइसिन है और दूसरे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, और ये सारे अमाइनो अमाइनो एसिड या सल्फेट या ग्लूकुरोनिक एसिड ये सब क्या करते हैं कि फेज 1 में जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स आके अटैच हुए थे जिसे हमने हैंडल्स का नाम दिया था, तो फेज 1 के मेटाबोलाइट्स में वो जो फंक्शनल हैंडल्स हैं वहां पे आते हैं या फिर जो पेरेंट कंपाउंड है वहां पे आते हैं। और आने के बाद क्या करते हैं कि उनमें अटैच हो जाते हैं या फिर उनमें जैसे चेंजेस करते हैं कि वो वाटर सोल्यूबल कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट्स बन सके और हमारी बॉडी में इजीली सोल्यूबल हो सके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास और क्या चीज है, और हमारे पास ये है कि कॉन्जुगेटेड मेटाबोलाइट्स जो होते हैं जो कि फेज 1 और उसके बाद फेज 2 के जरिए बने, तो ये जो कॉन्जुगेटेड मेटाबोलाइट्स होते हैं ये एक्सक्रीट कैसे होते हैं? ये यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, और इसे हम जनरली क्या होता है कि हमारे पास ये जो फेज 1 और फेज 2 रिएक्शंस की मदद से जो ये कॉन्जुगेटेड मेटाबोलाइट्स बनते हैं ये यूरिन में एक्सक्रीट आउट होते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, ये डिवॉइड ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी एंड टॉक्सिसिटी इन ह्यूमंस होते हैं। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि ये जो कॉन्जुगेटेड मेटाबोलाइट्स होते हैं जब ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं फेज 1 और फेज 2 रिएक्शन इनमें हो जाता है तो उसके बाद कोई भी मजीद फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं बचती और ना ही ये ह्यूमंस में टॉक्सिसिटी को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अच्छा, अब फेज 2 में एक तो ये हो गया कि हमारे पास ग्लूकुरोनिक एसिड होता है, सल्फेट होता है, ग्लाइसिन होता है और ये स्मॉल पोलर और एंडोजीनियस कंपाउंड्स जो हैं वो जाते हैं और वो क्या करते हैं, पेरेंट कंपाउंड या फेज 1 के जो मेटाबोलाइट्स के फंक्शनल हैंडल्स हैं उनसे जाके अटैच होते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है? मिथाइलेशन हो सकती है, एसिटाइलेशन हो सकती है और इसके अलावा टर्मिनेट या एटीनेट बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो सकती है। मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटी किसी भी फंक्शनल ग्रुप की या तो बढ़ सकती है या कम हो सकती है। इसके बाद क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास जो ग्लूकाथायोन है यानी कि GSH है कि यहाँ पे इंक्लूड होता है। तो जो ये GSH के कॉन्जुगेट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को अगेंस्ट केमिकली रिएक्टिव कंपाउंड्स और मेटाबोलाइट्स। तो मतलब फेज 2 में हमारे पास बहुत सारी चीजें जो कि हम फेज 1 के बाद डिस्कस करेंगे, पहले हम फेज 1 जो है उसे इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली फेज 1 और फेज 2 रिएक्शंस जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं और इसके अलावा क्या करते हैं, एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स एंड जीनोबायोटिक्स को फैसिलिटेट करती है। मतलब हमारी बॉडी में जो भी ड्रग है या जो भी जीनोबायोटिक है उसके ऐसे मेटाबोलाइट्स बनाते हैं जो कि इजीली वाटर सॉल्युबल है और जो कि इजीली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए और जिनका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ना हो और ना ही वो ह्यूमंस में जो है वो टॉक्सिसिटी को प्रोड्यूस कर सके। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो काम होता है इस मेटाबॉलिज्म रिएक्शन का। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। और जैसे कि हमने ऊपर देखा कि ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस जो है ये हमारे पास फेज 1 में इंक्लूड होते हैं। तो हम ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस पे आ जाते हैं और इसमें जो हमारे पास पहली पॉसिबिलिटी है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक मोइटीज। सही है, क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक मोइटीज। अब एरोमेटिक मोइटीज में हमें सबसे पहले ये पता करने की जरूरत है कि अरीन्स क्या होते हैं। अरीन्स हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं
ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का क्या मतलब है कि ये हमारे पास जो है ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये एक रिंग फॉर्म में है और इसमें 6 कार्बन हैं और इसमें हाइड्रोजन है, तो ये एक प्रॉपर बेंजीन रिंग है, तो इसलिए इसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जा रहा है, जिसमें एक बेंजीन रिंग का होना इम्पोर्टेंट है। अगर बेंजीन रिंग नहीं है तो उसे हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं कहेंगे। अगर हमारे पास बेंजीन रिंग मौजूद है तो फिर हम उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज हमारे पास है कि उसके होने चाहिए ऑल्टरनेटिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे कि ये यहाँ पर है, ये एक डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर दोबारा डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल, फिर डबल, सिंगल, इस तरीके से हमारे पास डबल और सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरी जो डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए वो है हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन क्या है? हाइड्रोक्सिलेशन बेसिकली है किसी भी OH ग्रुप का, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अगर हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपने स्ट्रक्चर में, तो वो हमारे पास है हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है। हाइड्रोक्सिलेशन में जो ये ऑक्सी है वो तो ऑक्सीडेशन है, और हाइड्रो क्योंकि हम उसमें हाइड्रोजन और वाटर ऐड करवा रहे हैं, इसलिए हम इसे हाइड्रोक्सिलेशन कह रहे हैं। जैसे कि ये एक अरीन है और यहाँ पे हमने जब इसमें OH ऐड करवा दिया तो हमने क्या करवा दी? हाइड्रोक्सिलेशन करवा दी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? हाइड्रोक्सिलेशन पता चल गई हमें, अरीन्स के बारे में पता चल गया हमें। जितने भी हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन होती हैं, जितनी भी हम एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन करवाते हैं, वो इनिशियली स्टार्ट कैसे होती हैं? एपॉक्साइड इंटरमीडिएट या फिर अरीन ऑक्साइड के थ्रू होते हैं, जो कि फिर क्या करते हैं? अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं रैपिडली, और क्या करते हैं? स्पॉन्टेनियसली अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं इनटू एरिनल प्रोडक्ट इन मोस्ट इंस्टेंसेस। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये हमारे पास है अरीन ऑक्साइड। तो जब भी हमें किसी भी अरीन की हाइड्रोक्सिलेशन करवानी है तो बीच में हमारे पास ये अरीन ऑक्साइड बनेगा, जो कि लेस स्टेबल होगा और मोर रिएक्टिव होगा। अरीन ऑक्साइड होता क्या है? ये जो है ना, दो कार्बन के दरमियान, मतलब दो कार्बन से एक ऑक्सीजन ने जो बॉन्ड बनाया हुआ है उसे हम कहते हैं कि ये अरीन ऑक्साइड का इंटरमीडिएट है, जिसे हम एपॉक्साइड इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं। तो अगर हमारे पास जर्नल मैकेनिज्म आता है कि जर्नल मैकेनिज्म हमें लिखना है ऑक्सीडेशन ऑफ अरीन्स में, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमने एक बेंजीन रिंग बनाई। सबसे पहले हमने एक बेंजीन रिंग बनाई और बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे हमने एक आर अटैच कर दिया, मतलब यहाँ पे हमारे पास जाहिर है बेंजीन रिंग के साथ कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तभी वो अरीन है। ये हमने एक नॉर्मल बना लिया, स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में ये होगा कि हमारे पास एक ऑक्सीजन आएगा, और वो ऑक्सीजन आने के बाद क्या करेगा कि दो कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन दो बॉन्ड्स बनाता है। ये हमारे पास बन जाएगा अरीन ऑक्साइड, जो कि लेस स्टेबल होगा और मोर रिएक्टिव होगा। और ये फौरन से, यानी कि ये स्पॉन्टेनियसली और रैपिडली अपने आप को रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज करने के बाद क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये एक कार्बन से अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ने दो कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है। अगले स्टेप में क्या होगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस वाले कार्बन से ऑक्सीजन का बॉन्ड रखेगा, जो कि यहाँ पे रहा हुआ है, और जो ऑक्सीजन का जो वैलेंसी खाली है वहां पे आके हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा कि एरीन ऑक्साइड जो है वो एरिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एरिनोल जो है ये मोर स्टेबल होता है और लेस रिएक्टिव होता है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जर्नल मैकेनिज्म है किसी भी अरीन में हाइड्रोक्सिलेशन करवाने का। और जो पोजीशंस हैं जहाँ पे ये हाइड्रोक्सिलेशन होती है वो ज्यादातर पैरा पोजीशन, यानी कि पोजीशन नंबर 4 पे होती है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं याद रखने वाली वो क्या है? ऑर्थो, ऑर्थो मतलब सेकंड पोजीशन, और इसके अलावा मेटा, मेटा मतलब थर्ड पोजीशन। तो ये जो सेकंड पोजीशन है ये ऑर्थो है, ये जो थर्ड पोजीशन है ये मेटा है, और ये जो फोर्थ पोजीशन है पैरा। यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन जो है वो होती हैं। ये हमारे पास हो गया जर्नल मैकेनिज्म। अच्छा, इसके बाद हम आगे देखते हैं कि हमारे पास और क्या है। तो इन द बॉडी एरोमेटिक रिंग्स आर ऑक्सीडाइज, मतलब इसमें जो हमारे पास मेन एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? CYP450, यानी हमारी बॉडी में
ह्यूमन बॉडी में जो मेन ऑक्सीडेशन हो रही है एरोमेटिक रिंग्स की, वो CYP450 के जरिए हो रही है। यानी जो ऑक्सीजन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये इस एंजाइम के थ्रू आ रहे हैं। ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम ऐड करता है, सबसे पहले तो ऑक्सीजन को ऐड करता है एरोमेटिक रिंग में, और अरीन ऑक्साइड बनाता है, एपॉक्साइड इंटरमीडिएट बनाता है, और उसके बाद क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास हाइड्रोजन आ जाता है, और ये अरीन ऑक्साइड जो है वो एरिनोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो मेन एंजाइम है वो क्या है? CYP450, ये एंजाइम का नाम है। उसके बाद हमारे पास जितने भी फॉरेन कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एरोमेटिक मोइटीज होती हैं, वो सबसे पहले एरोमेटिक ऑक्सीडेशन ही करवाते हैं। मतलब हो सकता है उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो ऑक्सीडेशन की, लेकिन अगर उसमें हमारे पास एरोमेटिक मोइटी मौजूद है, मतलब एक बेंजीन रिंग मौजूद है, तो सबसे पहले वहां पे ऑक्सीडेशन होगी। ह्यूमंस में एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन जो है वो एक मेजर रूट ऑफ मेटाबॉलिज्म है फॉर मेनी ड्रग्स कंटेनिंग फिनोल ग्रुप्स, या सॉरी फिनाइल ग्रुप्स। मतलब वो ड्रग्स जिनमें फिनाइल ग्रुप्स मौजूद हैं, फिनाइल ग्रुप्स अगर किसी भी ड्रग में मौजूद हैं, तो उनका जो मेटाबॉलिज्म का मेजर रूट है वो हाइड्रोक्सिलेशन ही है। और कौन सी हाइड्रोक्सिलेशन है? एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन है, क्योंकि अभी हम आगे और टाइप्स की भी हाइड्रोक्सिलेशन पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या हो जाती है? जैसे मैंने बताया कि हाइड्रोक्सिलेशन जो है वो सबसे ज्यादा पैरा पोजिशन पे ही होती है। इसको एक और तरीके से हम देख सकते हैं, वो ऐसे कि सब्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट फार पोजिशन फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप पे होती है। इस चीज को अगर मैं ऊपर जाके दिखाऊं वापस, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है नंबर 1 पे। अब इससे मोस्ट फार पोजीशन कौन सी है? तो 1 2 3, ये सबसे मोस्ट फार है। क्यों? क्योंकि 1 और 4 के दरमियान दो और पोजीशन आ रही है। इस तरफ से अगर हम देखें तो 1 2 3 4, इस तरफ से भी 1 और 4 के दरमियान दो पोजीशन आ रही है। तो मोस्ट फार हमारे पास 4 ही बनता है। तो इस चीज को देखने के दो तरीके, या तो आप ये कह दें कि पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिलेशन होगी, या तो आप ये कह दें कि मोस्ट फार फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिलेशन होगी, जो कि यूजुअली पैरापोजिशन ही होती है। लेकिन अगर पैरापोजिशन पे पहले से ही कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो फिर क्या होगा? फिर वो मेटा पोजिशन पे हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगी। मतलब या तो पोजिशन 3 पे या तो पोजिशन 5 पे, इन दोनों में से भी किसी पे हो सकती है, लेकिन मोस्ट 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 प्रोबेबली हमेशा पैरा पोजिशन पे ही होती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? इसके अलावा एक और चीज ये हो सकती है कि द सब्सिक्वेंट अटैच टू द एरोमेटिक रिंग में इन्फ्लुएंस द ईज ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास दो यहाँ पे, एक ये तो बेंजीन रिंग बल्कि है, सपोज करें ये बेंजीन रिंग है और ये बेंजीन रिंग है, एक ये और एक ये। अब यहाँ पे तो क्लोरीन अटैच है, और क्लोरीन जहाँ पे भी अटैच होता है वहां पे हमारे पास कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होती। बट हम ये सपोज करते हैं कि यहाँ क्लोरीन के बजाय कोई और चीज अटैच है। लेट सपोज यहाँ पे कोई और फंक्शनल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, ऐसा कुछ अटैच है। तो अब एक बेंजीन रिंग ये है, एक बेंजीन रिंग ये है, यहाँ पे CH3 अटैच है और यहाँ पे C2H5 अटैच है। तो कहाँ पे पहले हाइड्रोक्सिलेशन होगी? पहले स्टेप में कहाँ हाइड्रोक्सिलेशन होगी, हमें कैसे पता चलेगा? तो हम देखेंगे कि अब हमारे पास कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो यहाँ पे अटैच हैं। अगर हम बात कर, और कौन से इलेक्ट्रॉन रिच है, अगर हम बात करते हैं कि CH3 और C2H5, कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तो जाहिर है C2H5 जो है वो एक बड़ा फंक्शनल ग्रुप है एज कम्पेयर टू CH3। तो C2H5 हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच है। तो अगर यहाँ CH3 अटैच है और यहाँ C2H5 अटैच है, तो पहले इस वाली बेंजीन रिंग पे हमारे पास क्या होगी? हाइड्रोक्सिलेशन होगी, और उसके बाद CH3 वाले जो हमारे पास बेंजीन रिंग है वहां पे हाइड्रोक्सिलेशन होगी। अब वही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है कि अगर हम जनरल रूल एक देख लें ताकि हमें आसानी रहे, कि जनरल रूल ये है कि एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन जो है वो सबसे पहले किस में प्रोसीड होगा? मोस्ट रेडिली उसमें होगा जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच रिंग्स हैं या एक्टिवेटेड रिंग्स हैं। और इलेक्ट्रॉन रिच का अंदाजा हमें कैसे होगा? हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन रिच रिंग्स वो होंगे जहाँ बड़े फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होंगे। वेयर एज जो डीएक्टिवेटेड एरोमेटिक रिंग्स हैं, डीएक्टिवेटेड एरोमेटिक रिंग्स का क्या मतलब है? वो एरोमेटिक रिंग्स जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन से हैं? क्लोरीन है, NR3 है, यानी अगर उस पर नाइट्रोजन अटैच है, या COOH है, या SO2 NHR है।
इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच हैं अगर हमारे पास, तो यहाँ पे या तो रिएक्शन नहीं होंगे या तो बहुत ज्यादा स्लो होंगे। तो और स्पेशली अगर हमारे पास कहीं पे क्लोरीन ऐड है तो वहां पे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से वहां पे हमारे पास कोई भी किसी किस्म का हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस नहीं होगा। अच्छा, ये भी हमने देख लिया कि कहाँ होंगे कहाँ नहीं होंगे। तो आपने ये याद रखना है कि क्लोरीन और ये जो बाकी के थोड़े बहुत नाम हैं, इनके अलावा अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप अटैच है तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच है, और अगर इनमें से कोई है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से वहाँ ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती है। जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है इसमें आप देख रहे हैं सबसे मेन क्लोरीन ही है, और क्लोरीन की ही एग्जाम्पल दी हुई है। ये हमारे पास एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है क्लोनिडीन। क्लोनिडीन में ये मौजूद होता है। ये अगेन एमसीक्यूज में आ सकता है कि कौन सी ऐसी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जिसमें हमारे पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मौजूद है, तो वो क्लोनिडीन है। ठीक है। और इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि ये जो हमारी ड्रग है ये हमारी जब बॉडी में जाती है तो इसमें एरोमेटिक डिहाइड्रोक्सिलेशन नहीं होती या बहुत कम होती है। तो अब ये अगेन या तो एमसीक्यूज में आ सकता है या रीजनिंग में आ सकता है। तो रीजनिंग में भी अगर ये सवाल आता है कि क्लोनिडीन जो है ये जब इंसान कंज्यूम करते हैं तो इसमें एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन इतनी कम क्यों होती है। उसका रीजन यही है कि इसमें हमारे पास डीएक्टिवेटिंग ड्रग्स जैसे कि क्लोरीन या एनएचबीसी ऐड होते हैं, जिसकी वजह से ये हाइड्रो एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन इसमें नहीं हो पाती। अब अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें दो एरोमेटिक रिंग्स हैं जैसे मैंने बताया, तो हाइड्रोक्सिलेशन कहाँ होगी, वहां होगी जहां पे मोर इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप मौजूद होगा, वहां पे हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन होगी। इसके बाद एक और एग्जांपल है कि एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स जैसे कि पीसीबीज या फिर जैसे कि टीसीडीडी, ये दो नाम है कि अगर हमारे पास ये ऐसे एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं तो ये भी एरोमेटिक ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करते हैं। और ये क्यों रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम्स मौजूद होते हैं। और ये इसकी एग्जाम्पल है। ये हमारे पास पीसीबी की एग्जाम्पल है और ये हमारे पास टीसीडीडी की एग्जाम्पल है कि इसमें बहुत सारे फ्लोरीन एटम्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन नहीं करते। तो अगेन ये एमसीक्यू में आ सकता है कि पीसीबी या टीसीडीडी जो है वो क्यों नहीं करते या ये क्या है, तो ये एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं। उसके बाद अरीन ऑक्साइड इंटरमीडिएट्स जो है, जो कि हमने ये पढ़ा कि ये अरीन ऑक्साइड इंटरमीडिएट है। अरीन ऑक्साइड इंटरमीडिएट के ऊपर हमने ये देखा कि यहाँ पे सिंपली एच आके अटैच हो गया और वो एरिनोल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये जो अरीन ऑक्साइड है ये डिफरेंट चीजों में कन्वर्ट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ एरिनोल में कन्वर्ट हो। ऐसा भी हो सकता है एरिनोल में कन्वर्ट हो और ऐसा भी हो सकता है कि एरिनोल में कन्वर्ट ना हो। तो किस में कन्वर्ट होंगे और कैसे कन्वर्ट होंगे वो हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हमारे पास स्पॉन्टेनियस अरेंजमेंट हमने देखनी है, मतलब कि मोस्ट नेचुरल और स्पॉन्टेनियस अरेंजमेंट देखनी है, तो यही होगा कि ये जो ऑक्सीजन है इसने दो बॉन्ड्स बनाए हुए। एक बॉन्ड इसने अपना तोड़ा यहाँ से, यहाँ पे इसने अपना बॉन्ड बना के रखा है, इस पे नेगेटिव साइन आ गई क्योंकि जाहिर है अब इसकी एक वैलेंसी खाली है। तो एक हाइड्रोजन आया और उसने इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लिया। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इसे वापस से स्टार्ट करती हूँ कि इसमें क्या होगा। हाँ, तो स्पॉन्टेनियस अरेंजमेंट क्या है, सबसे पहले स्टेप में तो ये होगा कि इस ऑक्सीजन ने अपना एक कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ा और दूसरे कार्बन के साथ उसने बॉन्ड बना के रखा। जब उसने दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना के रखा तो उस पर एक आ गई नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों आ गई, नेगेटिव साइन इसलिए आ गई क्योंकि उसकी एक वैलेंसी खाली है। अब होगा क्या, और ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन पे आ गई पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन क्यों आ गई, क्योंकि इसकी भी एक वैलेंसी खाली है। अच्छा, अब कार्बन की जो वैलेंसी खाली है उसमें पॉजिटिव साइन आ रहा है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के पास जा चुका है। अब होगा ये कि ये वाला जो हमारे पास कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम क्या करेगा, ये कार्बन एटम अपना एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन को दे देगा। यहाँ पे ये एरो के जरिए शो भी हुआ हुआ है कि इस वाले कार्बन का जो एक हाइड्रोजन है वो इस वाले कार्बन के पास चला जाएगा। जब ये NiH शिफ्ट है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है NiH शिफ्ट। ये जर्नल मैकेनिज्म है अरीन ऑक्साइड्स का। तो सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन, कार्बन पे पॉजिटिव साइन। सेकेंड उसमें क्या हुआ कि एक कार्बन ने अपना हाइड्रोजन दूसरे कार्बन को दे दिया, और जो उसकी जो वैलेंसी खाली होगी क्योंकि उसने अपना हाइड्रोजन दे दिया तो वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना लेगा। ऑक्सीजन को भी एक बॉन्ड की जरूरत है, कार्बन को भी, वो डबल बॉन्ड बना लेंगे और वही यहाँ पे हुआ कि ये डबल बॉन्ड बन गया।
और ये वाला जो कार्बन है इसके पास दो हाइड्रोजन आ गए, एक तो इसका अपना था और दूसरा इसे इस वाले कार्बन ने हाइड्रोजन दे दिया, वो इधर आ गया। अब ये सब सही है, लेकिन अभी भी ये स्टेबल नहीं है, अभी भी इसे स्टेबल होने की जरूरत है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। अब जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो अगेन ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन आ जाएगी, कार्बन पे पॉजिटिव साइन आ जाएगी। तो अब क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है ये अपना एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन को दे देगा, मतलब उसने पहले उससे लिया, अब उसे वापस दे रहा है, उसे वापस दे दिया। वापस देने के बाद क्या होगा, वापस देने के बाद ये होगा कि अब क्या करें भाई, अभी भी कुछ तो करने की जरूरत है, क्योंकि अब इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन की कमी हो गई है, इस ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन की कमी है। तो हुआ क्या, हुआ बेसिकली ये कि इस वाले कार्बन ने अपना हाइड्रोजन जो दिया ना, इस वाले कार्बन ने जो अपना हाइड्रोजन दिया वो इस कार्बन को नहीं दिया, उसने इस ऑक्सीजन को अपना हाइड्रोजन दे दिया। तो हुआ क्या कि ऑक्सीजन ने अपना एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ा, इधर से हाइड्रोजन लेके बॉन्ड बना दिया। अब इस कार्बन को भी एक बॉन्ड की जरूरत है, इस कार्बन को भी, ये दोनों आपस में बना लेंगे डबल बॉन्ड। मतलब हुआ क्या, बेसिकली हुआ ये कि ये हमारे पास था बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग थी यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया हुआ था फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, ये बॉन्ड हो गया ब्रेक, यहाँ पे आ गई पॉजिटिव साइन और इस ऑक्सीजन पे आ गई नेगेटिव साइन। ये हमारे पास हो गया एक स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में ये हुआ कि ये दोबारा से ये बॉन्ड बना इस तरीके से, और इस कार्बन ने अपना जो हाइड्रोजन था वो ऊपर वाले कार्बन को दे दिया और खुद ऑक्सीजन से बना लिया डबल बॉन्ड। तो ये इसने बना लिया डबल बॉन्ड और इस वाले कार्बन को इसने अपना हाइड्रोजन दे दिया, और इसके पास एक हाइड्रोजन तो पहले से था ही। अब इसकी भी चार वैलेंसी पूरी हो गई, क्योंकि दो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ। इस कार्बन को देखा जाए तो एक ऊपर वाले कार्बन के साथ बॉन्ड, एक नीचे वाले के साथ बॉन्ड, और दो इसके पास हाइड्रोजन आ गए, इसकी भी वैलेंसी थी। लेकिन अभी भी ये स्टेबल नहीं है। अब इसको स्टेबल करने के लिए क्या होगा, इसको स्टेबल करने के लिए ये होगा कि ये लोग बनाएंगे एक और बॉन्ड, और उस बॉन्ड में क्या होगा कि ये इन्होंने बनाई, सबसे पहले बेंजीन रिंग आ गई, ये बेंजीन रिंग आई। बेंजीन रिंग जैसे ही आई तो ऑक्सीजन ने अपना एक बॉन्ड तोड़ा कार्बन से, और यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन थे उनमें से एक हाइड्रोजन ले लिया और यहाँ पे अपनी वैलेंसी कर ली पूरी। अब यहाँ वापस से एक हाइड्रोजन की कमी हो गई, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन की कमी हो गई, तो इन दोनों ने बना लिया डबल बॉन्ड। तो जो डबल बॉन्ड यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में टूटा था वो डबल बॉन्ड वापस से बन गया। हुआ सिर्फ क्या कि ये वाला जो कार्बन था, इस कार्बन में एक हाइड्रोजन की कमी हो गई और उसकी जगह आके OH अटैच हो गया। पूरे रिएक्शन में हुआ ये, लेकिन उसका पूरा जर्नल मैकेनिज्म क्या है वो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसका पूरा का पूरा जर्नल मैकेनिज्म क्या है, और वो किस तरीके से हाइड्रोजन की जगह जो है वो ऑक्सीजन आके और OH आके बेसिकली अटैच हुआ है। तो ये हमने देख लिया। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास सेकंड क्या है, एक तो ये था कि स्पॉन्टेनियस अरेंजमेंट क्या होगी, स्पॉन्टेनियस अरेंजमेंट में तो बस हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हुई। दूसरा क्या है कि अगर हमें स्पॉन्टेनियस अरेंजमेंट नहीं करनी, बल्कि हमारे पास अगर H2O मौजूद है तो क्या होगा। अब क्या होगा, बहुत आसान है। अब ये कार्बन के अंदर का जो हाइड्रोजन है वो इधर इधर नहीं होगा। अब बेसिकली क्या होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसको भी जरूरत है एक वैलेंसी की, इसको भी जरूरत है। अब ये क्या है, H2O मतलब एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये तीन चीजें हैं हमारे पास। तो हुआ क्या कि ये जो ऑक्सीजन था, एक हाइड्रोजन चला गया इसके पास, और यहाँ पे जो एक वैलेंसी की जरूरत थी, तो इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड तो इसके साथ था, दूसरा बॉन्ड इसका भी खाली था, तो ये आगे आ गया इधर अटैच हो गया। सिंपल ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि अगर GS है, जो ऊपर हमने पढ़ा ग्लूटाथ आयोन, अगर वो है तो क्या होगा। तो हमारे पास क्या है, तीन चीजें हैं, G है, S है, H है, अगेन तीन चीजें हैं। तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन और इसका एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये वाला या ये वाला कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। ऑक्सीजन के पास एक वैलेंसी खाली है, ये हाइड्रोजन चला जाएगा ऑक्सीजन के पास। इस कार्बन के पास भी एक वैलेंसी खाली है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था कि कार्बन पे प्लस का साइन आ गया, तो ये जो GS है ये जाके बॉन्ड बना लेंगे इस कार्बन के साथ। ऐसे ही अगर कोई भी हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल है, कोई सा भी मैक्रोमोलिक्यूल है, तो वो मैक्रोमोलिक्यूल क्या करेगा, वो जाके कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और अपने एक हाइड्रोजन को वो ऑक्सीजन के पास भेज देगा।
जैसे कि कोई भी डीएनए है, कोई भी आरएनए है, कोई भी प्रोटीन है, तो वो ये काम करेंगे क्योंकि उनमें सारे हाइड्रोजन तो होता ही है। तो एक हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के पास भेज देंगे और बाकी जो पूरा मैक्रोमोलिक्यूल है वो जाके कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और इस तरीके से ये हमारे पास अरीन ऑक्साइड होगी। तो अब ये सारे एमसीक्यूज में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई अगर अरीन ऑक्साइड को H2O के साथ रिएक्ट करवाना है या मैक्रोमोलिक्यूल के साथ करवाना है या उसकी स्पॉन्टेनियस रीअरेंजमेंट जो है वो पूरी बताएं, स्पॉन्टेनियस रीअरेंजमेंट कैसे होगी। तो ये एमसीक्यूज में या रीजनिंग में अगर आ सकता है तो उसमें ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज होती हैं अरीन ऑक्साइड की। अभी उसके कुछ रिएक्शंस हैं कि भाई किस तरीके से ये हो सकता है। तो मतलब इसमें कहाँ पे, अगर ये पूरा एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि भाई अब दो बेंजीन रिंग है, एक ये वाली है एक ये वाली है, तो इन दोनों में से कहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी हमारे पास। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो बेंजीन रिंग्स हैं तो हम देखेंगे कि कौन सी इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है। क्यों ये इलेक्ट्रॉन रिच है? क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास ये पूरा का पूरा इतना बड़ा सा फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ है मतलब इस वाली रिंग पे सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाइड्रोक्सिलेशन होगी। अच्छा, अब होगी किस पोजीशन पे? यहाँ पे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो इसे हम कहेंगे 1, इसे हमने कह दिया 2, इसे हमने कह दिया 3 और इसे हमने कह दिया 4। तो ये मोस्ट फार भी है और इसके अलावा क्या है कि ये पैरा पोजिशन भी। अगर हम इस तरफ से भी देखें, इसे 1 कहें, इसे 2 कहें, इसे 3 कहें, तो भी यही 4 है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हो जाएगी, जो कि ये हमारे पास प्रोप्रानोलोल की एग्जाम्पल है। अगर हम फिनोबार्बिटल की एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें तो हमारे पास एक ही रिंग मौजूद है। इस रिंग में हमने देखा कि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप ये इतना बड़ा सा हमारे पास ये पूरा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो हमने देखा ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, OH को अटैच कर देंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है वो भी ब्रेक नहीं होगा। क्यों ब्रेक नहीं होगा? ये हम ऊपर देख चुके हैं जर्नल मैकेनिज्म में यहाँ पे कि एट द एंड वो डबल बॉन्ड जो है वो वापस से बन जाता है, इसलिए हमने कहीं पे भी डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करवाना है। अच्छा, फिर हमारे पास ये फेनिटोइन की एग्जांपल है, इसमें एक ही बेंजीन रिंग मौजूद है और यहाँ पे इसके पास ये पूरा फंक्शनल ग्रुप अटैच, सॉरी, यहाँ पे इसके पास ये पूरा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो यहाँ 4 पोजिशन पे आके हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगी। ऐसे ही फिर ये हमारे पास फिनाइल ब्यूटाजोन है जिसमें 1 और 2। अब ये दो हमारे पास रिएक्शंस हैं। अब इसमें है क्या, यहाँ पे भी नाइट्रोजन अटैच है, यहाँ पे भी, मतलब दोनों में इक्वली अटैच है। यहाँ पे नीचे आओ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O मौजूद है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O मौजूद है, अभी भी इक्वल है। और नीचे आओ तो यहाँ पे C4H9 मौजूद है और यहाँ हाइड्रोजन मौजूद है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो जाहिर है कि C4H9 और हाइड्रोजन में से C4H9 जो है वो ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच है, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा कि ये वाला जो पूरा फंक्शनल ग्रुप है इसको हम कंसिडर करेंगे कि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ये एरो भी बना हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हाइड्रोक्सिलेशन होगी और इस वाली रिंग पे हाइड्रोक्सिलेशन सबसे पहले हमारे पास नहीं होगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक ये है हमारे पास, दूसरा ये है और तीसरी ये वाली बेंजीन रिंग है। तो इन तीनों में से देखते हैं, इसमें तो फ्लोरीन अटैच है। जब फ्लोरीन हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था और फ्लोरीन उसी के ग्रुप में है तो इसे तो हम कंसिडर नहीं कर सकते। इसमें अच्छा, इसमें हमारे पास क्या अटैच है, इसमें ऊपर जाके हमारे पास एक रिंग अटैच है दोबारा। और अगर हम देखें कि इस वाले, अगर हम इस वाले रिंग को देखें और इस वाली रिंग को देखें कि इन दोनों में से फ्लोरीन से ज्यादा करीब कौन सा है, तो जाहिर है ये ज्यादा करीब है, मतलब यहाँ पे भी लेस चांसेस है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस हैं, तो हम देखेंगे कि भाई ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो ये जो 4 है यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ऑक्सीडेशन हो। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ तो है ही एक ही हमारे पास रिंग, तो वो जाहिर है कि अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास कौन सी वाली पोजीशन है जहाँ पे हो सकती है। तो इसे हम 1 कंसिडर ये वाला करेंगे, 1 इसे कंसिडर करेंगे, फिर हम इसे 2 कंसिडर करेंगे, इसे 3, सॉरी सॉरी, इसे 1 कंसिडर किया। ओके, सो बेसिकली हम 1 कैसे कंसिडर करेंगे, इस वाली साइड को कंसिडर करेंगे। एक सेकेंड।
जो हमारे पास ये वाली साइड है इसे हम वन कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे भी वन कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के ही पास हमारे पास ये बेंजीन रिंग मौजूद है और ये बहुत बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन हम इन दोनों में सब किसे वन कंसिडर करें, तो हम नीचे वाले को क्यों वन कंसिडर करें? क्योंकि यहाँ पे ओ एच अटैच है, तो हमें ये भी देखना है कि ये फंक्शनल ग्रुप भी नियरेस्ट टू द पोजिशन होना चाहिए। तो ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया और ये फोर, तो ये फोर हमारे पास हो गई पैरा पोजिशन। तो हम यहाँ पे करेंगे अपना ओ एच एड। एक तो यहाँ पे भी ओ एच ऐड हो गया है, क्योंकि देखें अगर हम इसे वन कंसिडर करते हैं तो ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, तो यहाँ पे आके हमारे पास ओ एच अटैच हो जाता है। लेकिन इस एग्जाम्पल में क्योंकि यहाँ पहले से ओ एच अटैच है, तो हम नीचे वाले को वन कंसिडर करेंगे और इस पैरा पोजिशन पे हमारे पास जो है वो बेंजीन ओ एच आके अटैच होगा। ओके, ये भी हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो है, ये एग्जाम्पल है वॉरफेरिन की। अब इसमें एक ये है और दूसरा हमारे पास जो बेंजीन रिंग है वो ये अटैच है। अब इन दोनों बेंजीन रिंग्स को अगर हम देखें तो इसके बराबर में एक रिंग है, उसमें ओ OH भी है और ये ऑक्सीजन भी है। इसके बराबर में जो रिंग है वो कंप्लीट नहीं है, उसमें देखिए यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं बना हुआ है। तो मतलब ये वाली हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी एज कम्पेयर टू दिस। तो अब हम क्या करेंगे, और यहाँ पे क्योंकि ये डबल बॉन्ड भी है तो ये स्टेबल भी होगी, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड भी नहीं है, तो हम इसे कंसिडर करेंगे। इसे जब हम कंसिडर करेंगे तो ये वन टू थ्री फोर हो जाएगा, या तो मतलब अगर हम इसे वन कंसिडर करते हैं इस पार्ट को तो ये पैरा पोजिशन बनेगी, और अगर हम इस पार्ट को वन कंसिडर करते हैं, इस पार्ट को अगर हम वन कंसिडर करते हैं तो ये पैरा पोजिशन बनेगी। क्योंकि जैसे यहाँ पहले से ओ एच अटैच था, तो क्योंकि जैसे यहाँ पहले से ओ एच अटैच था हमारे पास, तो हमें पता था कि हमें ये नीचे वाली साइड को वन कंसिडर करना है। अब यहाँ पे तो ओ एच अटैच ही नहीं है, तो हमें नहीं पता कि कहाँ पे वन कंसिडर करना है, तो हम दोनों तरफ वन कंसिडर कर सकते हैं और दोनों जगह पे ही ऑक्सीडेशन हमारे पास हो सकती है। तो अगर हम पॉइंट आउट करें कि कहाँ ऑक्सीडेशन होगी तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज बता सकते हैं। उसके बाद लास्ट हमारे पास एक ये एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल है। तो ये एक ही इसमें बेंजीन रिंग अटैच है और बेंजीन रिंग के ये पूरा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो इसे सारे हम वन कहेंगे, इसे टू कहेंगे, इसे थ्री कहेंगे और इसे हम फोर कहेंगे। तो यहाँ पे आगे हमारे पास जो है वो अटैच बेंजीन रिंग जो है वो है जो है वो अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास थी एरोमेटिक मॉइटीज की एग्जाम्पल, बहुत सारी। ठीक है, उसके बाद एक और चीज क्या है हमारे पास, एक और चीज ये है, यहाँ पे करके दिखाया हुआ है बेसिकली कि ये जो एरोज ऊपर दिए गए हैं, जैसे ऊपर ये फेनिटोइन की एग्जाम्पल भी थी, जैसे फेनिटोइन की एग्जांपल थी और यहाँ एरो दिया हुआ था, तो बेसिकली अगर पेपर में आता है तो उसमें हमें मेंशन कैसे करना है, उसमें हमें सिर्फ ये मेंशन करना है कि जहाँ पे भी एरो दिया हुआ है वहां पे सिर्फ ऐसे करके एक ओ OH का बॉन्ड बना देना है, जैसे कि ये यहाँ पे बना हुआ है। और हम क्या कह देंगे, इसका नाम क्या है, फेनिटोइन है, तो अब हम क्या नाम कह देंगे, पी हाइड्रोक्सी फेनिटोइन। पी क्यों? क्योंकि पैरा पोजिशन पे ओ OH अटैच है, और हाइड्रोक्सी क्यों? क्योंकि हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओ OH को अटैच किया, और फेनिटोइन तो इसका नाम है। तो हम सिर्फ क्या कर देंगे कि जो भी नाम है, जैसे वॉरफेरिन नाम है तो हम कह देंगे टी डैश हाइड्रोक्सी वॉरफेरिन, इस तरीके से हम इसके नाम को भी चेंज जो है वो कर सकते हैं। ये हमारे पास थी एरोमेटिक मोइटीज की सारी पॉसिबिलिटीज और सारी की सारी एग्जांपल्स के हम किस तरीके से कर सकते हैं अपने बेंजीन रिंग्स पे हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, ओके, तो आई होप कि समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।